खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं मगर खबरें रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दें। PTI ने अगर तहरीक चलाई तो रियासत 26 नवंबर वाला सलूक करेगी। कौन कह रहे हैं? जनाब तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। वैसे बाई द वे ना जो आइन की आर्टिकल 16 और 17 है, मेरी नाकिस इतला के मुताबिक वो अलाउ करती है पीसफुल असम्बली एंड प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल। मगर देखें ये फिर गोलियां मारेगी हुकूमत, ये क्या करेगी देखते हैं। गुलाम सरवर साहब के बयान की वजह से एक नुकसान पहुंचा था और PIA अब दोबारा से जो है UK में उसको दोबारा लैंडिंग के राइट्स मिल गए। कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ? वाई वी मेक सच इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, इस पे बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ब्रिक्स ने एक टोकन नई करेंसी के इजरा शुरू कर दिया है। अभी तो खैर हनूज दिली दूरस्त, क्योंकि स्टिल सेंट्रल बैंक्स में 60%, 59% डॉलर्स पड़े हुए हैं। मगर क्या दुनिया एक बहुत बड़ी माशी करवट लेने वाली है, इस पर बात करेंगे। और एक खबर आई है कि अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी चाइना से कई साल पीछे है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल आते हैं सियासी स्टोरी की तरफ। ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं जनाब राना अजीम साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, एक तो ये कि जी हम 26 नवंबर वाला सलूक करेंगे, और दूसरा वो बाद में आऊँगा कि एक जो डिसअरे है उस खुद पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। पहले तो इस पे आ जाएं, क्या लगता है आपको? और जो फर्जंदान आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि वो लैंड पेशावर में करेंगे, तो ये इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें काजी साहब, एक तो वो पेशावर में लैंड नहीं करेंगे, एक बात आपसे यकीन कर लें, और ये बात आज का दिन ज़हन में रखिएगा। वो आए तो वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, और वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ 2 ममालिक के पार्लियामेंटेरियन होंगे, उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया होगा, उनके साथ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें होंगी, उनके साथ इक़वाम मुत्तहिदा से एक अहम तरीन शख्सियत होगी। वो अकेले नहीं आएंगे। ये क्या समझते हैं वो माजे साजे के बेटे हैं? वो एक रॉयल फैमिली है। ठीक है, उन्होंने वो काम नहीं किए जो बाकी लोगों ने किए हैं, लेकिन वो अपने वालिद के लिए आ रहे हैं, और चंद दिन बाद वो ऐसे ये बिल्कुल अफवाह नहीं है, ये खबर है। वो ना पेशावर उतरेंगे ना लाहौर उतरेंगे। अगर वो आए तो वो इस्लामाबाद ही आएंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। और जिस दिन आएंगे आप देख लें, आपके सामने चीज आएगी, और उनके साथ कमोबेश को 100 के करीब लोग होंगे। जी मियां साहब, आप कुछ कह रहे थे? राणा साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि वो आएंगे भी और इस्लामाबाद आएंगे, उनके साथ मीडिया भी होगा, UNO वाले भी होंगे, दीगर ममालिक के जो पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे। वो फिर आएंगे इस्लामाबाद, आकर जो है तहरीक का हिस्सा बनेंगे, फिर चले जाएंगे, या इमरान खान को साथ लेके जाएंगे? 2 चीजें ज़हन में रखिएगा कि एक तो वो इमरान खान को साथ लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने उनके बेटे का, अगर आप 2 दिन पहले का ट्वीट देखें, जो उर्दू में पहली दफा ट्वीट हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हमारे वालिद को कहा गया था कि आप लंदन चले जाएं, क्रिकेट खेलें, वहां पे जाके जो मर्जी करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान के लिए लेना। वो उनका हक है अपने वालिद से मिलने के लिए, और उनको मिलने के लिए जब वो आएंगे तो वो तहरीक का हिस्सा ना भी बनना चाहे तो तहरीक बन जाएगी। और आप जिस भी एयरपोर्ट पे उन्होंने उतरना है, जिस टाइम ऐलान होना है, आप देखिएगा कि फिर उस ऐलान के बाद कंटेनर लगा लें, जो मर्जी रुकावट खड़ी कर लें, लोग कैसे निकल के आते। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ना वो अली मीन गंडापुर है, ना वो जुनैद अकबर है, ना वो उसमें आप किसी और ओहदेदार को ले लें, वो है वो इमरान खान के। लेकिन क्या राणा साहब, उनका मकसद जो है वो सिर्फ अपने वालिद से मिलना है, या सियासत में हिस्सा लेना है, तहरीक इंसाफ को लीड करना है, इलेक्शन लड़ना है? क्या मकसद है उनका? ना तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, पहली बात। देखें, ये तो अफवाहें वो है जो हुकूमत फैला रही, और ना वो सियासत में हिस्सा लेंगे, ये भी बड़ी क्लियर बात है। उनके आने से यूथ को एक तकवीयत मिलेगी। वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं, क्या उन्हें नहीं आना चाहिए? क्या एक बेटे को बाप की रिहाई की जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए? चले, मैं खबर एक और दे देता हूं। आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, जरा गौर कीजिएगा कि कल से
दो बड़ी शख्सियात जो है वो बरतानिया क्या लेने गई हैं, वो बरतानिया में किसको मिलने गई हैं? क्या वो ये कहने नहीं गए कि जनाब ये ना आए? क्या वो इनसे मुलाकात करने नहीं गए? और उस मुलाकात के लिए बरतानिया में मौजूद जिस शख्सियत से राब्ता किया गया है वो शख्सियत वो ही नहीं है जो इससे पहले भी पाकिस्तान 2 टूर्स में आ चुकी है। तो खौफ तो उनका इतना है उनके आने का कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। उन्होंने ना सियासत में हिस्सा लेना है, ना उन्होंने पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने तहरीक इंसाफ को संभालना है, ना। लेकिन राणा साहब तहरीक चलेगी कैसे? आपस में तो लड़ रहे हैं, आपस में तो इतनी नाराजगियां और इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत है, तहरीक कैसे चलेगी? 90 दिन की तहरीक में आप क्या देख रहे हैं कि क्या इमरान खान रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं या सजाएं मिलेंगी और ज्यादा मजीद उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए शायद भाई 90 दिन की बात कर रहे हैं आप, 90 दिन की तरदीद आ गई है। नंबर 1, इमरान खान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ इमरान खान, इससे ज्यादा बड़ी ग्रुपिंग, इससे ज्यादा बड़ा डैमेज 8 फरवरी से पहले किया गया था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान में खौफनाक इंकलाब आया वोट की सूरत में 8 फरवरी को। तो अब तो इमरान खान के साथ बहुत से लोग खुल के खड़े हैं, और जो जिनको आप कह रहे हैं लड़ाइयां या झगड़े, और भाई ये कौन सी सियासी जमात है जिसमें नहीं होते? मतलब मैं आपको गिनाना शुरू करता हूँ। रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी के जो रूल है उनके खिलाफ बोलता है। एतजाज एहसन पीपल्स पार्टी के अहम कमेटी में होने के बावजूद उनके मुख्तलिफ चीजों पे उनके खिलाफ बोलता है। और कादर उनके जो मंदो खेल है कराची वाले, वो उनके खिलाफ बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा साद रफीक, मुस्लिम लीग नून के अंदर आप ले लें ख्वाजा आसफ, मुस्लिम लीग नून के अंदर आप बाकी ले लें, आप जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम से हाफिज हमदुल्ला को ले लें, आप किस किस जमात से नहीं लेंगे? तो बात यह है कि अगर हम टारगेट ये करें कि आलिया हमजा ने क्या कह दिया, हम ये टारगेट करें कि फलाने ने क्या कह दिया, भाई नहीं, ये लीग तहरीक है इमरान खान की रहाई की। अगर ये तहरीक होती कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर को बचाना है तो हम कहते जनाब इख्तिलाफात है, नहीं बचेगा, वहां पे लोग आपस में तकसीम हो सकेंगे। अगर ये होती कि सलमान अकबर राजा को बचाना है फिर भी हम ये कह सकते हैं। इसके लिए शफाफियत चाहिए, इसके लिए जज्बा चाहिए। और आज अभी मैं आपके सामने खबर रखता हूं, जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि पेशावर में KPK में जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, वहां पर एक MPA की जो रेट लगा है वो 22 करोड़ रुपया लगा है। तो इस तरह 22 करोड़ रुपया ले लेके उसके उनके पीछे जो है वो जा रहे हैं और अपना रेट लगा रहे हैं, तो ऐसे लोग कैसे तहरीक चला लेंगे? आपको वैसे मैं भी खबर दे दूं, एक तो आपने रेट बड़ा कम निकाला है, खबर दे दूं कि ना कोई रेट होना ना कोई चीज होनी है, सारी चीजें कंप्रोमाइज से होनी है, 5 और 6 की तकसीम हो जानी है। एक तो आप ध्यान में रखिएगा। और 22 करोड़ रेट जो है बड़ा ही कम निकाला है। और दूसरी बात, इस इलेक्शन में मुंतहिब होकर वो लोग आए हैं जिनके कागजात जमा करवाने के वक्त से लेकर इलेक्शन लड़ने तक जिन्होंने इंतहाई मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। हम उनको ये क्यों नहीं देखते कि वो, उनको ये भी पता है कि जो इमरान खान को छोड़ के गया उसकी सियासत दफन हो गई, खत्म नहीं हुई, दफन हो गई। मतलब मुझे तो हैरान की होती है, आज क्या मिसाल ले ले, सुबह से मैं टीवी पे पीपल्स पार्टी के लीडरों को देख रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के लीडरों को देख रहा हूँ, मुस्लिम लीडरों को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अमीन गंडापुर इस्तीफा दे, कोस्तान स्कैंडल जो है, और यही नहीं किसी को पता कि कोस्तान स्कैंडल जो है वो तो महमूद खान के दौर का है, वो तो इस दौर का ही नहीं है। तो फिर हम ये जो निकलती है ना अफवाहें बाहर के 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ 26 करोड़, शायद आपको अगले 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में आपको पता चले शायद वहां पे इलेक्शन का सीजन ही ना बने। अभी तो फटा चल रहा है कि हलफ का, अगर हलफ हो भी जाता, चीफ जस्टिस साहब ले भी लेते हैं, तो उसके बाद यही होगा 5 और 6 की रेशो होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी और ना इससे कम होगी, और यही रेशो होगी। हो सकता है इलेक्शन के बगैर ये चीजें तय हो जाए। अच्छा मियां साहब, आप ये आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बगैर तय हो जाए, इसकी तरफ वजाहत फरमा देंगे? देखिए इलेक्शन के बगैर इस तरह तय हो जाए, जिस तरह याद होगा आपको कि पंजाब में चौधरी परवेज लाई ने किया था, याद है ना खैर साहब? इलेक्शन नहीं हुआ था कि उनकी कितनी सीटें बनती हैं, भाई आपकी ये सीटें ये उम्मीदवार है, ओके, इनकी इतनी सीटें बनती है, इनके ये उम्मीदवार है, ओके, खत्म हो गई बात। और इलेक्शन नहीं हुआ था, खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी, जोड़ तोड़ नहीं हुआ था, और आपस में हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला नहीं हुआ था। ये मेरी बात जमीयत उलमा इस्लाम से हुई, उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं
ये बात जो है मुस्लिम लीग नून से भी उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं, पीपल्स पार्टी से भी उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं। अब 2 एक को मिलेंगी, 2 एक को मिलेंगी, 1 एक को मिलेगी, ये है अपोजिशन के पास। इनको इस तरीके राणा साहब एक कौमी खबर की बात कर लेते हैं। खबर ये भी आई कि सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको हटाया जा रहा है, फिर वो अफवाह बन के उसकी तरदीद हुई और तरदीद हर तरफ से आई। आप क्या समझते हैं कि इसको तरदीद समझकर खत्म कर देना चाहिए या इसमें कोई है कुछ जो कि वजाहतें जारी हैं अभी तक? आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बड़े बड़े गौर से चीजों को देखते हैं और आपको मैं बड़े गौर से सुनता भी हूँ। कायद साहब को आपको मुझे एक बात बताएं, हमेशा उस खबर की तरदीद आई है जो खबर होती है, जो खबर नहीं ना होती वो डिस्कस ही नहीं होती। 26वीं आईनी तरमीम की 22 तरदीदें आई थी, 22 तरदीदें नहीं आ रही जी, इसमें ये चीज है ही नहीं जी। आ गए 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है, चले मैं आपको सिर्फ 2 हिंट्स दूंगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। सदर इतना पावरफुल हो रहा है कि 17वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाएगी, सदर के पास इतने इख्तियारात होंगे कि सदर ही तैनातियां कर सकेगा और ये हो जाना है अगस्त सितंबर में, आपको ये नजर आ जाएगी। मुझे एक बात है, कल जो ईमान राणा साहब ये कैसे होगा? क्या 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तरमीम कैसे पास होगी जब हुकूमत नहीं चाहेगी और पार्टियां नहीं चाहेंगी? तो इस मुल्क में मुझे कौन सी हुकूमत किसको कह रहे हैं? हुकूमत क्या है, किसको रही है? ये आजकल जो हुकूमत है यहाँ पर देखें, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उनके इत्तेहादी हैं। इनके चाहने या ना चाहने तो कुछ होगा नहीं। ये तो आप इस मुल्क का बजट किसने बनाया? क्या उस बजट का अरकान असेंबली को पता था? क्या उस बजट के बनने से पहले कौमी असेंबली में कोई बहस हुई कि ये बजट हम ला सकते हैं या नहीं? जब आपको एक मामूली सी चीज बजट का नहीं पता, जब आपको 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे का उस दिन पता लगता है जिस दिन आपने पेश करना है, तो आप क्या समझते हैं कि इनके किसी की नाराजगी होना या खुश होना ये तो अहमियत रखते हैं? राणा साहब मुझे कौन सा ऐसा लीडर है, मुझे उसका नाम लेके बता दें कि जो खड़ा हो जाएगा? राणा साहब आपने बड़ी सराहत से और बलागत से हमें एनलाइटन थोड़े से वक्त में, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। राणा अजीम साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक का वक्त है, इसके बाद वापस आते हैं और बहुत सी खबरें और हैं, उन पे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब मुमताज़ मैशदान हैं और उनसे हम रहनुमाई लेंगे मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले तो मैं ये आता हूँ कि गुड न्यूज़ रेयरली आती है, मगर आई है कि PIA को लैंडिंग राइट्स मिल गए हैं और एक बयान हमारे साबका वज़ीर हवाबाजी ने गालबन दिया था जो गुलाम सरवर साहब ने। डू यू थिंक हाउ मच लॉस इट इनकर्ड और हमें क्या हुआ और ये अब कितना गुड ओमन है हमारे लिए? आपको पता है कि जब PIA के लैंडिंग राइट्स UK के ख़त्म हुए तो हम मैनचेस्टर, लंदन और यूरोप के कई डेस्टिनेशंस जो हैं वहाँ से विड्रॉ हुए। मिलान, पेरिस, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, सारी जगह जा रहे थे। आई थिंक इवन न्यूयॉर्क की फ़्लाइट जो है वो भी विड्रॉ हो गई। तकरीबन जो एस्टिमेट्स हैं 50 अरब रुपए से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो रहा था। 5 साल हो गए इस बात को। 200 से 250 से 300 अरब रुपए का जो टोटल लॉस है वो PIA ने लिया इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू दैट वी कुड हैव अर्न्ड, और जो रेप्यूटेशनल लॉस है वो इसके अलावा है। और जो PIA की लास्ट प्राइवेटाइजेशन एक तरह से थ्रू नहीं हुई और बिडर्स नहीं आए। सर, कैन यू रिपीट द लॉस वंस अगेन फॉर द क्योंकि टू एम्फसाइज इट, कितना लॉस आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब? 50 अरब रुपए से 70 अरब रुपए पर ईयर का लॉस है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इन द नंबर ऑफ ईयर्स। 4-5 साल से ये रूट्स बंद हैं, तो ये कहीं 200 से 300 अरब रुपए का जो नुकसान है वो कौमी एयरलाइन को, ये तो बहुत बड़ा लॉस जो है वो आप बता रहे हैं। तो इस एक बयान से इतना बड़ा लॉस होना, क्या इसको सियासी बयान ही के तौर पर लिया जाए या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था? देखें, किसी की
जो क्यों ये बयान आया ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर लेट से कुछ मुहर्रकात ऐसे थे जहाँ पे 10-12 लाइसेंसेस या ज़्यादा जो थे वो प्रॉब्लमेटिक हों, हमेशा हमें इन चीज़ों के आई वर्क विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर अ डेकेड, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी, मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द इंफॉर्मेशन जो आप पब्लिक करते हैं, आप उसको इंटरनली हैंडल करते हैं ताकि आपका जो रेपुटेशनल लॉस है और जो आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब ना हो। मैं सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है और मैं बड़ा पैशनेट हूँ पीआईए के बारे में, बिकॉज मैंने कई दफ़ा इसको रीस्ट्रक्चर किया। डॉक्टर साहब मैं एक और रहनुमाई चाहता हूँ आपसे, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जब हमने ये फ़िज़ाई रूट्स जिसे अमेरिकन इंग्लिश में राउट्स कहते हैं उसके राइट्स हमने बेचे, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्यूमुलेटिव लॉस और विच आई थिंक was fundamental to the destruction of this concern? देखिए ये जो हमारे पास मेरा ख्याल है कि ओवर 90 इंटरनेशनल मिलाकर जो रूट्स हैं वो लैंडिंग राइट्स हैं पीआईए के पास। पीआईए की जो वैल्यू है ना, अगर पीआईए ने बिकना है, 20 एयरक्राफ्ट्स की एयरलाइन रह गई है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हमने एयरलाइन को बहुत अच्छा मैनेज किया है। 20-22 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं, 24 साल का उनका जिसे कहेंगे पुरानी है। आप सोचें काजी भाई आपने 24 साल पुरानी गाड़ी रखी हो, गैस गजलर ही होगी ना, बार बार वर्कशॉप ही जा रही होगी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ओपन स्काई पॉलिसी थी, ओपन स्काई पॉलिसी थी उसने बिठाया हमें सारी हमारी पीआईए को। जी सो मैं उस पर भी आ रहा हूँ। सो एक तो ऑपरेशनली हमने ठीक नहीं हैंडल किया, फिर इस तरह की चीज़ें हुई, और दूसरी बात यह कि जो हमारी ओपन स्काई पॉलिसीज थी उसने इतने ज़्यादा रूट्स जो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को दिए जो कि यहाँ से पैसेंजर सस्ता उठा रही थी, बट असल डेस्टिनेशन तो उनकी यूरोप एंड बियॉन्ड थी। सो ऑब्वियसली ये एविएशन पॉलिसी साजी का बेहतर होना, पाकिस्तान की एविएशन पॉलिसी का बेहतर होना पीआईए को ठीक करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आज भी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उस तरह की ओपन स्काई पॉलिसीज ने हर्ट किया है नेशनल कैरियर को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्रोटेक्टेड रखते, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि जिस तरह के राइट्स रेसिप्रोकल बेसिस पे हमें देने चाहिए थे, शायद हम उससे आगे बढ़ गए। इससे बात क्या सामने आती है, ऑपरेशंस, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी साजी, ये तीन चीजें हैं जो ये गुड न्यूज़ जो है इससे अगर हम 75 अरब रुपया कमाएंगे, हमारी पीआईए कमाएगी, तो फिर उसको बेचने का क्या जवाब है? फिर तो मुनाफा बख्श पीआईए बन जाएगी, तो उसको होना चाहिए, निजकारी नहीं होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। इसमें कोई दो आरा नहीं है। ना आप सी स्वीट्स, सीटीओ, सीएफओ, सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट, ना आप के बोर्ड मेंबर्स, आप मुझे भी बोर्ड में पे ले आए, मेरा 1% अगर नहीं लगा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं कभी भी वो रोल प्ले नहीं करूंगा और मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डरता ही रहूंगा डिसीजन मेकिंग में। सो प्लीज बिल्कुल ना सोचिए। मैं एक मिसाल देता हूं, 4 और एयरलाइंस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं रूट्स पे ऑपरेट करती हैं, कम फ्लीट से ऑपरेट करती हैं, कम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ऑपरेट करती हैं, चारों प्रॉफिटेबल हैं और टैक्स भी दे रही हैं। पीआईए हैज बीन द ओनली एयरलाइन। 835 अरब रुपया, लेट मी रिपीट दैट फिगर फॉर यू, 835 अरब रुपए की लोन्स एंड लाइबिलिटीज खड़ी थी। मेरा ख्याल है 800 के करीब उठाई है उस पे बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए कि ये एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, जो सरकारी अदारे हैं वो 5,900 अरब रुपए का नुकसान करते हैं, फिर भी हमें इसका कोई एहसास नहीं होता। एक और नुकसान हुआ है अवाम का, जो कि नुकसान होता आ रहा है, वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर जो है वो लेवी भी लगा दिया गया है, कार्बन लेवी, और मार्जिन भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो डॉक्टर साहब अगर इसी तरह मामला रहा तो एक महीने में ये तो 300 पे चला जाएगा। शाहिद भाई, जो आपने पहली रिपोर्ट का जिक्र किया, यानी कि 21 अरब डॉलर, 5,900 अरब रुपए के करीब एक्यूमुलेटेड लॉस है 15 एंटिटीज का। 15 एंटिटीज जो स्टेट में है। आप कह रहे थे ना स्टेट में रखें, ये रख के यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बड़ी, काजी भाई, दिस रिपोर्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड द रीजन इज 2013-14 में जब पहली रिपोर्ट शाया हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, मैं उसका ऑथर था। 15, 16, 17, 18, 19 में जब तक सरकार में रहा, मैं तवातर से ये रिपोर्ट लिखता था। 200 अरब का लॉस था पहली जब रिपोर्ट लिखी थी। आज ये जो शाहिद साहब ने बताया, मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब 1 मिनट रोकूंगा। देखें आप, मैं आपसे समझना चाहता हूं
एक तो मेरा सवाल ये है कि एमिरेट्स जो है वो सरकार के पास है और मैं आई पर्सनली प्रीफर टू फ्लाई थ्रू दैट, नंबर वन। नंबर टू, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस सेक्टर को हमने डीरेगुलराइज किया, बिजली हशर देख लें, अपना शुगर उसका हशर देख लें, जिस चीज़ को हमने डीरेगुलराइज किया वो वहाँ पे कार्टेल बन गया, माफिया बन गया, और आज पूरी रियासत यानी पार्लिमान भी उनके पास है, सेनेट भी उनके पास है, सरकार भी उनके पास है, और इस मुल्क के तमाम ज़राए पैदावार भी उनके पास हैं, और वो रोज़ बिजली की कीमत भी बढ़ा देते हैं और रोज़ पेट्रोल की भी। इस पे भी योर कमेंट। तो पहले तो मैं आपकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एमिरेट्स यानी कि यूएई के पास कई अदारे हैं जो सरकार में चलते हैं। मैं साथ चाइना की भी मिसाल दे देता हूँ। लोग कहते हैं कि यार स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तो चाइना में भी हैं और यूएई में भी हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक कर दी है। सो उन्होंने अपनी स्टेट एंटिटीज़ जो हैं या एंटरप्राइजेस जो हैं उनको एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, कंपिटिटिव बिहेवियर में चलने दिया है। उन्होंने अपने सीईओज जो हैं इन सब अदारों के इंपोर्ट किए, बाहर से भी लाए, कंपिटिटिव बिहेवियर में लाए। हम ये करने में कामयाब नहीं हुए और ना कभी होंगे, बिकॉज पाकिस्तान होंगे क्यों नहीं? डॉक्टर साहब मायूस क्यों हैं आप? यानी होंगे भी नहीं। आर यू सो मच, यू थिंक दिस रूलिंग एलिट इज सो होपलेस? नो, आई थिंक कि ये हम सरकार में एम्बियंस बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जितनी इंटरफेरेंस आ रही होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं इस गवर्नमेंट की, फ्रॉम द अथॉरिटीज इटसेल्फ, और ऑपरेशंस जिस तरह स्लो पिच पे चल रहे होते हैं। आपका ख्याल है कि कोई सरकारी इदारे का सीईओ बैठा ये सोच रहा है कि मैंने काजी साहब के लिए एफिशिएंसी किस तरह बढ़ानी है, या मैंने उनकी सर्विस डिलीवरी किस तरह बेहतर करनी है, या मेरा ये काम है कि शेयर होल्डर जो प्रॉफिट है वो किस तरह बढ़ाना है? ये सोच ही नहीं होती। हम वो लोग ला ही नहीं सकते। और अगर आप मुझे लाकर 1 करोड़ की सैलरी देना शुरू करेंगे तो मैं यही बात जो है वो आपके सामने रखूंगा। हमने बात की थी इदारों के नुकसान की, अभी उससे पहले मैंने सवाल किया, और इस जो इदारे नुकसान करते हैं इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो करप्शन का होता है और नाअहली का होता है। अब करप्शन के खिलाफ जो है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। आज केपीके में भी बड़ा नैब ने ऑपरेशन किया, बड़ी जायदादें जो है वो जब्त की। आप क्या समझते हैं कि अगर करप्शन का एलिमेंट खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान में कितनी दौलत जो है वो आ सकती है? देखिए, अगर अच्छी गवर्नेंस हर एरिया में, रेगुलेटरी पॉलिसी साजी में, यानी कि मिनिस्ट्रीज में ऐसे लोग हों जो बहुत अच्छी पॉलिसी तवातर से दे रहे हों और लॉन्ग टर्म दे रहे हों, और ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के पास हों। काजी साहब ने कहा कि इस वक्त ये जो दोनों सेक्टर है ना काजी साहब, जिनका आपने जिक्र किया, शुगर भी और एनर्जी भी, ये दोनों डीरेगुलेट नहीं हुए। मैं आपको डीरेगुलेटेड 2 सेक्टर्स पाकिस्तान के बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आप उनसे खुश हैं कि नहीं। टेलीकॉम सेक्टर, जिसपे आप देखिए कि कितना कंपटीशन है, और आप हमेशा अपने दूसरे लोगों को, मैं यकीन से कहता हूं कि कैमरामैन को कह रहे होते होंगे कि यार फोन तो नीचे रखो, मेरी बात सुनो। ये डीरेगुलेटेड सेक्टर है, प्राइवेटाइज्ड सेक्टर है, सरकार का कोई लेन देन नहीं है। आप देखिए कीमतें भी नीचे आई हैं, एफिशिएंसी भी नीचे आई है। नंबर 2, नहीं डॉक्टर साहब यहाँ मैं रोकूंगा आपको, ये बात भी मेरे दिल के बड़े करीब है। पीटीसी आखिरी प्रॉफिट 78 बिलियन उसने पोस्ट किया था। 2 साल पहले 8 बिलियन का प्रॉफिट उसने दिया है पीटीसी ने, और वो भी उसके असासे बेच के, तारे निकाल के बीच में तांबे की। मतलब ये भी मैं और एशिया में हम दूसरे नंबर पे थे, हमारे कॉलेजेस थे, वी यूज्ड टू टेल एशिया व्हाट टेलीफोन इज। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो वापडा की आप बात कर रहे हैं, वापडा ने प्राइवेटाइज होने से पहले $23 बिलियन के प्रोजेक्ट किए, कास्ट ओवररन नहीं हुई, वक्त पे हुए, इस तरह की वारदात नहीं थी जिस तरह से यहाँ हुई। तो प्राइवेटाइज तो किए हमने 93 में, 2002 में, 2016 में, और आज भुगत रहे हैं 16 घंटे की लोड शेडिंग और ट्रिपल बिल। दुरुस्त। हमने क्या किया कि ये थी एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो हमारे डिस्कोज आज कहलाते हैं, फिर इनको हमने कॉर्पोरेटाइज किया, हमने प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने इनको कॉर्पोरेट, यानी कि हमने इनको कॉर्पोरेट एंटिटीज अंडर द कॉर्पोरेट लॉ जरूर बनाया है। उसका आखिरी जो मुहिम थी वो ये थी कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अभी पब्लिक सेक्टर ओनरशिप में है पर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंडर चल रहे हैं। ये तजर्बा भी कामयाब नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, बोर्ड्स और सीईओज ये दोनों जब तक प्राइवेट कमर्शियल ओरिएंटेशन के नहीं होंगे और इनका पैसा प्रॉफिटेबल होना
इनके। अच्छा डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, सादा सवाल, मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, मैं सादा सवाल डॉक्टर इकराम उल हक को कोट करता हूँ और साथ प्लेटो को कोट करता हूँ कि जब करप्ट बिजनेसमैन उनको आप पॉलिटिकल पावर दे देते हैं, तो ये इस पे डॉक्टर इकराम तो एग्री करते हैं, आप जैसा मोतबर नाम है वो भी, डोंट यू थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजन बिकॉज दोज पीपल हु आर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट वर आल्सो supposedly not very fair or upright businessmen? देखिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल चेंज मुल्क में आए, तो वो लोग जो कि स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जैसे भी हैं, उनको मेन स्ट्रीम के धारे में आना पड़ेगा टू डू दिस काइंड ऑफ जिस तरह हम आपसे एडवोकेसी का काम करते हैं कि हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकें जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, हम क्रिटिकली अपना व्यू दे सकें। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस तरह से शायद जो करप्शन ओवरऑल है मुल्क में उसको डैम्पन नहीं कर सकी, पर इसका एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम कभी भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर नहीं ठीक करते। मैं एक मिसाल देता हूं, हम पीनट्स की तनख्वाह देंगे, अरबों के फैसले कराएंगे पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल से, पीनट्स की तनख्वाह देंगे और बाद में ये इमेजिन करेंगे कि वो करप्ट ना हो। ऐसा भी नहीं होना। मुझे कभी भी करप्शन की क्यों उम्मीद नहीं अपने से, वो इसलिए कि आई हैव ऑलवेज अर्न्ड अ गुड सैलरी and I 100% agree with you. When state is unable to pay to its functionaries, तो ज़ाहिर ये होता है। मगर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, it is always a great pleasure to have discussions with you। चीज़ें जो है मज़ीद वाज़ेह और सादा होती हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नई करेंसी के इजरा पे भी बात करेंगे, जो ब्रिक्स ने किया है, अमरीकी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बात करेंगे, इन विच चीन इज़ फॉर अहेड, जो आज खबर आई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, दुनिया बहुत बड़ी तब्दीलियों की जद में है। एक तरफ हम सियासी इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हम मैशत जो है वो भी एक जो है जिस तरफ चल रही है, कुछ वो गुड ओमन नज़र नहीं आता। लेकिन फिर एक जहाँ पर जंगें, बंदूकों की जंग हो रही है, वहाँ पे करेंसियों की जंग भी आपस में हो रही है, मैशत की जंग हो रही है, वहाँ पे जो टैरिफ्स हैं उसकी जंग हो रही है, और दुनिया पर जो एक कब्ज़ा है उसकी लड़ाई तेज़ तर होती चली जा रही है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि एक जो पैरेलल बॉडी क्रिएट की थी चाइना ने, जो आलमी मालियाती इदारे मगरब के IMF, वर्ल्ड बैंक, जो ब्रेटन वुड के तहत ये सारा जो वाशिंगटन कंसेंसस, इसके मुकाबले में इन्होंने ये खड़ा किया, बड़ा फीबल था, बड़ा कमज़ोर था। अभी भी अगर हम देखें तो ये जो रिज़र्व करेंसी में अमेरिका बहुत आगे है चाइना से। वो 58-9% उसके फेडरल रिज़र्व में डॉलर पड़े हैं, तो चाइना के अभी 4% भी नहीं है। मगर ये बहुत से मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं और आज इन्होंने एक सुवीनियर बुक बैंक नोट प्रिंट किया है। ये सुवीनियर है, यानी इट इज़ नॉट, ये इस्तेमाल नहीं होना, इसके बदले में शायद आपको कुछ ना मिले, लेकिन इट एट लीस्ट बिट्रेज द इंटेंशंस ऑफ दिस ब्लॉक। ये करने क्या जा रहे हैं? अब ये दो महाजों पे लड़ाई हो रही है। एक ताइवान का इशू हो गया, एक ईरान का इशू हो गया, एक गज़ा का इशू हो गया और एक मैशत का इशू हो गया। और मेरे ख्याल में जो खौफ अमेरिका बहादुर को मियाँ साहब लाहक है, वो उसके हाथ से निकलती हुई जो मैशत की आलमी बागडोर है या वीकन हो रही है। एंड आई वुड से ये ना समझें ये कल या परसों या 3 दिन बाद हो जाएगा, इट माइट टेक अ डेकेड, लेकिन सफ़र जो है वो ढलवान से नीचे अमेरिका बहादुर की मैशत का शुरू हो चुका है। तो मियाँ साहब, अभी तो ये सुवीनियर है, इस हवाले से क्या और ख़बरें हैं कि ये रियल करेंसी की शक्ल में कब आएगी? और फिर ये नेटो चीफ्स के जो हैं वो कह रहे हैं कि ब्राज़ील, चाइना एंड इंडिया कुड बी स्लैम्ड बाय सैंक्शन। वही करके देख लिया, जितनी सैंक्शंस आपने रशिया पे लगाई। कल मैंने एक रिपोर्ट देखी मियाँ साहब कि उसने अपनी, मैंने कल ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की इस पर, हमारे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ हमारे दोस्त चिश्ती साहब मौजूद थे, मगर मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स थे कि उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है रशिया का, वो जो जितनी असला साजी आज कर रहा है सैंक्शंस के बाद, इन पाबंदियों के बाद,
वो 3-3, 4-4 गुना जो है वो ज़्यादा आर्टिलरी, टैंक्स और इस तरह के ड्रोन्स, उसमें वो आगे धड़ाधड़ जा रहा है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उधर उससे पब्लिक कंट्रोल में और उसकी आयरन ग्रिप है प्यूटन की, वहाँ ना कोई नीचे ऐवान ज़ेरी है, ना बाला, ना पूछना नहीं पड़ता। तो ये सिलसिला है। तो मियाँ साहब अभी तो ये स्वीनियर है, अभी देखते हैं कि असली करेंसी कब आती है, और ये आती है तो क्या इन ब्रिक्स में शामिल तमाम मुल्कों की मुश्तरका करेंसी होगी या क्या मामला होगा, अभी खाल खद वाजे नहीं है। मगर एक बात वाजे है कि अब मैशत के मैदान में भी जंग होगी और सियासत के मैदान में भी, और जो रियल जंग होती है असलहे के साथ वो भी, ऐसा लग रहा है मियाँ साहब। देखिए कायद साहब, ये अदले का बदला है, क्योंकि ये कहा गया कि इन ममालिक पर, ब्रिक्स के मालिक पर जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। आपने ट्रंप का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का जो इजलास हुआ है उसके से वो बहुत नाखुश थे जिस दिन उनका एलामिया आया है, और इसके बाद जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने भी पाबंदियां लगाने की बात की। ये जो नोट है, ये इसको डेथ ऑफ डॉलर कहा जाता है और इसको एंड ऑफ डॉलर कहा जा रहा है, क्योंकि ये नोट नहीं है, ये जो करेंसी जो रूनमाई की गई है, ये किसने की है? आपने देखा कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है रूस का, वहां पर इसकी रूनमाई हुई और वहां पर पुटन जो है वो बकायदा उन्होंने ये नोट दिखाया, 10,000 का नोट जो है वो दिखाया गया है, इसकी 10,000 कापियां भी जो बनाई गई हैं। कायद साहब, ये एक जो है अलामती करेंसी नहीं थी, बल्कि ये इत्तेहाद है जो ब्रिक्स के मालिक का है। ब्रिक्स के मालिक में जो लोग, जो मुल्क हैं, वो ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी इस हवाले से जो है वो दावत दी जा रही है। सऊदी अरब में भी इसमें शामिल होने जा रहा है। बहुत बड़ा इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है, और ये एक मुश्तरका करेंसी होगी। जब ये करेंसी का इजरा हो जाएगा तो आप डॉलर को देखेंगे कि वो डॉलर जो है बिल्कुल उसका गिरावट का पहले शिकार है वो, लेकिन वो 50 रुपए तक आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि इस हवाले से बहुत सा काम जो है वो हो चुका है। चीन जो है वो उस पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती, रूस पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। रूस पर पाबंदियां लगाई तो रूस ने जो है ईरान पर भी पाबंदियां लगाई गई, तो क्या हुआ? ईरान से रूस जो है वो तेल ले रहा है, हम भी जो है वो ईरान से जो है वो ऑयल और गैस लेंगे, बाकी ममालिक भी ईरान से गैस और जो है वो दीगर अशिया लेंगे। तो ये ममालिक जो है ये रीजनल ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जो आपको करेंसी नजर, ये नोट हम दिखा भी रहे हैं, जो नोट नजर आया है ये मुस्तकबिल की करेंसी है काजी साहब। मुस्तकबिल में जो रीजनल करेंसियां हैं वो रवाज पाएंगी। आपने देखा कि पाउंड्स के मुकाबले में डॉलर जो है वो बिल्कुल कम तरीन सतह पर आ गया है, जो यूरो है उस पर कम तरीन सतह पर आ गया है। अब जो है वो ब्रिक्स ने जो करेंसी जारी की है, इससे डॉलर मजीद गिरावट का शिकार होगा, और ये करेंसी बहुत जल्द सामने आने वाली है काजी साहब। अच्छा, नहीं, ये तो मियाँ साहब, ये तो हम ग्लोबल साउथ की तो बात हम कर ही रहे हैं कि जो पावर शिफ्ट इधर हो रही है, यकीनन पावर शिफ्ट हो रही है। अमेरिका एक लागर होता हुआ इस्तेमार है, या जिसे इंपीरियलिज्म कहते हैं, उसकी साफ हमें निशानियां नज़र आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग जिसकी 4% रह जाए, एंड इट्स नॉट मी हु इज सेइंग दैट, दिस इज लैरी समर्स, जो वजीर भी रहा है मैशत का अमेरिका का, वो खुद कह रहा था, जो फरीद जिक्रिया के शो में उसे करेक्ट किया। फरीद जिक्रिया कह रहा था कि 8% मैन्युफैक्चरिंग इज द रियल इकॉनमी। ये बाकी सर्विस तो होती है, हेल्प करने के लिए उसको होती है, मगर अब क्या है, जब सारा माल सट्टे में चला जाए, आपके स्टॉक एक्सचेंजों में चला जाए, उनके कैसीनो की टाइप की, जिसे आप कैसीनो कैपिटलिज्म कहते हैं। ये नहीं है कि ये कैपिटलिज्म इज अ वेरी प्रोग्रेसिव सिस्टम, मगर इसको लालच और ग्रीड कहाँ लेके आ गई। तो अब ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये मान रहा है साहब, अमेरिका के हाथ से चीजें जो है वो निकलती जा रही हैं। जिस तरह रेत सिरकती है मुट्ठी से, इस तरह जो डॉलर है वो सिरक रहा है। ये जो नई करेंसी आ रही है, इसका कोई रेट ज्यादा नहीं होगा, 100 रुपया या 150 रुपये पे होगा। पाकिस्तान के अंदर आप बात जो है वो सामने, मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ कायद साहब, अगर हम डॉलर खरीदना बंद कर दें, 5.5 अरब डॉलर जो हमने डॉलर खरीदे हैं, ये बंद कर दें, तो डॉलर हमारा आज जो है वो 150 रुपये पे आ जाएगा, उससे भी कम 100 रुपये पे आ जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, या जो अच्छा मियां साहब, एसोसिएशन है, बात उन्होंने ये है बाकायदा तौर पर इस कहा था कि डॉलर का ये रेट नहीं है।
इसलिए डॉलर की ये कीमत नहीं है और बाकी मुल्क जो है वो भी अच्छा मियां साहब, मैं इस करेंसी एज ए करेंसी गिरावट का शिकार है और मजीद गिरावट नहीं, वो तो हम देख चुके हैं कि आलमी करेंसी के मुकाबले में 3-4 पहली दफ़ा ये इस तरह से इसकी गिरावट शुरू हुई है और जो हरकतें हैं मौसूफ ट्रंप साहब की, उससे लगता है कि ये मजीद गिरावट भी हो सकती है। अब हम ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आपको देख रहे हैं, हु इज़ विनिंग द वार। अब ये उनका जो एक ओपेड गालबन पीस है उनका, उसमें मियां साहब वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। एक तो वो जो अपनी मिलिट्री लिमिटेशंस हैं, अब देखें ना आप, बेसिकली ईरान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कैंपेन की दुनिया की 2 बड़ी ताकतों ने, उसकी लिमिटेशंस हमें नज़र आई, कुछ भी नहीं। हाँ, बंदे हुए, शहीद हुए और वो, मगर कोई एक ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं कर सके। और सच्ची बात पूछें तो ये बात जो उनका, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, ये बड़ा अहम है कि कतर के पीएम को ये कहना कि हजूर ईरान को कहें कि ये इसका मलबा ना बनाए इसराइल का बाकायदा मलबा बन जाना था अगर 4 दिन और वो बम फेंकते रहता। तो अब मियां साहब ये जो ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स में भी उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो चाइना के ड्रोन्स हैं उसके मुकाबले में कहीं अमेरिका के ड्रोन्स खड़े ही नहीं होते। ये स्ट्राइड्स जो ले रहा है चाइना, इतना हैरत अंगेज ये हुआ है, हम नहीं समझते थे। अभी 3, 4, 6, 10, 15 महीने पहले एक जोक होता था, ओ ये तो मेड इन चाइना है, तो इट वॉज यूज्ड एज अ जोक। राइट नाउ चाइना ने ये सारे का सारा परसेप्शन यानी इतने तेजी से बदला है कि पूरी दुनिया की मार्केटों में, पूरी दुनिया की मंडियों में, जो गाड़ियों में देख लें, चाइना की गाड़ी को पहले हम जोक समझते थे, आज उसने मर्सिडीज हो, आप ये बड़ी, मैंने ब्रांड का नाम नहीं लेता चलें, लेकिन ये जो बड़े बड़े थे जिन्होंने दुनिया पे रूल किया, जो व्हीकल्स थी, उनको ख़त्म करके रख दिया और अब ये इधर आ गया है। अब तो ये है तो बड़ी तब्दीलियों की जद में दुनिया। अगेन आई वुड से इट विल नॉट टेक कपल ऑफ डेज, इट माइट टेक मैनी ईयर्स, बट स्टिल द ट्रेंड इज़ वेरी क्लियर। मियां साहब, लेकिन देखें कायद साहब, ये जो खबर आई है जिसमें टेक्नोलॉजी का बताया गया है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो चुकी है और चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, ये खबर किसी शाम के अखबार में तो नहीं आई, शाम के रोजनामे में तो नहीं आई, ये एक बहुत बड़े अखबार जो अमेरिकी अखबार है उसमें आई है। बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया है और उन्होंने बाकायदा बताया कि आज जो वहाँ पर मशकें की गई अमेरिका के अंदर, वहां पर 4 ड्रोन जो हैं वो उड़ाए गए, 4 ड्रोन जो हैं उनको हदफ पर जो है पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो चारों के चारों हदफ को निशाना नहीं बना सके। एक ड्रोन जो है वो लॉन्च किया गया, वो जमीन पे गिर गया, दूसरा ड्रोन जो है वो उसमें पहाड़ों पर जो है वो टकरा के गिर गया, तीसरा ड्रोन जो है वो अपने हदफ को निशाना ही नहीं बना सका और चौथा ड्रोन जो है वो उड़ा ही नहीं है, वो वहीं पर जो है वो उसका जो सिस्टम है वो डैमेज हो गया। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी जंगें जो हैं वो जीतेंगी, क्योंकि अब जो जंगें हैं वो तो जदीद टेक्नोलॉजी से होंगी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से होंगी। देखें पाकिस्तान के ड्रोन्स जो इंडिया को उन्होंने बिल्कुल जो है पैरालाइज कर दिया था, ये होते हैं ड्रोन्स। जो चाइना के ड्रोन्स हैं वो बड़ी टॉप टेक्नोलॉजी और जदीद टेक्नोलॉजी के हैं। जो टर्की के टेक्नोलॉजी के हैं, जो इजराइल ने ड्रोन बनाए, हमने एक एक करके उसको जो है वो गिराया। ये इंडिया से खबर है, ये पुरानी हो चुकी हैं, अब ये जो है एक्सपोज हो चुके हैं ये मुल्क टेक्नोलॉजी के मामले में। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो है कि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना सिर्फ फजा में है बल्कि खला में भी है, क्योंकि खला में भी पाकिस्तान ने जो है ऐसा मियां साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? से एक लोकेशन दुश्मन की बताएगा। मियां साहब, मियां साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक खबर और आई है और वो खबर ये है कि ईरान में जितने इंडियंस हैं उनको कह दिया गया कि उनका इन्हें हो जाए, वहाँ से निकल जाएं। इस हवाले से क्या खबर है? क्या ईरान पर दोबारा हमले की हमाकत करने जा रहे हैं या क्या इस्लामाबाद में क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से? मियां साहब देखें कायद साहब, इंडिया का और इजराइल का गठजोड़ तो है, ये ईरान पर भी जो है वो खुल गया है, एक्सपोज हो गया इंडिया। 2 मामलात हैं, एक तो वाकईतन जो इजराइल है वो हमला करना चाह रहा है ईरान पे दोबारा, वो पास था वो उसने ले लिया, अब वो दोबारा जो है हमला करना चाह रहा है। इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू को अपना इक़्तिदार जाता हुआ नजर आ रहा है, उसने जवाब पेश करना है। दूसरा जो ईरान है उसको वहां पर रॉ जो है वो एक्सपोज हो चुकी है, रॉ पकड़ी गई है, वहां मुखबरी करता हुआ इंडिया पकड़ा गया है, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर इंडियंस की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। अब भारत ने जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि जो ईरान का सफर ना करे इंडियंस, वो इसीलिए जारी की है कि वहां पर एक एक इंडियन जो है वो पकड़ा जा रहा है।
और वहां पर जासूस भी पकड़े जा रहे हैं और उनके एजेंट जो हैं वो मोसाद के, वो इंडियंस हैं, वो पकड़े जा रहे हैं और उनका गठजोड़ जो है वो सामने आ गया। और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जो है वो ईरान पर दोबारा हमले को आप ये कह रहे हैं मियां साहब के मोदी और नेतन्याहू का गठजोड़ जो है वो सामने आया। मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि वो अपने बेसिकली जासूसों को कह रहे हैं कि आप वापस आ जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपसे मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।